साथियों, हम लोग पिछले क्लास में जो है भूमि के बारे में पढ़ लिए थे और आज हम लोग जो है मृदा के बारे में पढ़ेंगे, यानी मृदा यानी कि मिट्टी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये मृदा जो है हम पहले जानने की कोशिश करेंगे आखिर मृदा या मिट्टी है क्या, मृदा या मिट्टी है क्या। तो सबसे पहले इसका परिभाषा जानने की कोशिश करेंगे। मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मोटे, माध्यम और बारीकी कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रण कणों को मृदा कहते हैं। जो मिट्टी की ऊपरी सतह होते हैं, जो मोटे, माध्यम और बारीकी कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहा जाता है। दूसरी शब्दों में हम कह सकते हैं कि मृदा कई ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों का मिश्रण है जो भूप्रपट्टी के सबसे ऊपरी सतह में पाई जाती है। आप लोग समझ गए होंगे, फिर एक बार हम आपको दोहरा देते हैं। मृदा कई ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों का मिश्रण है जो भूप्रपट्टी की सबसे ऊपरी सतह में पाई जाती है। ठीक है, मिट्टी का ये परिभाषा रहा। और हम लोग जो है अब चलते हैं, मतलब एक बच्चे हैं और बच्चे रीना, सुरेश और सलमा, सुखविंदर मिट्टी से खेल रहे हैं। बच्चे लोग हैं, मिट्टी से खेल रहे हैं। और आइए हम बात में जो है हम इसको सीखने का कोशिश करेंगे, मतलब एक वार्तालाप के माध्यम से। तो आप लोग तैयार हैं? तो आइए चलते हैं। सबसे पहले जो है रीना, सुरेश, सलमा और सुखविंदर एक मिट्टी से खेल रहे थे। रीना मिट्टी से गाड़ी बना रही थी तो सुरेश मिट्टी की गोलियां, मतलब बच्चे तो हैं, तरह तरह की मिट्टी के खेल खिलौने बना रहे थे। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त एवं खुश थे। सभी क्या थे? अपने अपने कामों में व्यस्त और खुश थे। अचानक सुखविंदर बोला, इतनी मिट्टी कहाँ से? क्या मिट्टी के बिना भी चीजें उग सकती है? तो रीना बोली, देखो ना, पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधा, घास एवं झाड़ियां पाई जाती है उनमें से अधिकांश मिट्टी में ही तो उगते हैं। अधिकांश जो है मिट्टी में ही उगते हैं। तो सुरेश बोला, मेरी दीदी बता रही थी कि पौधे अपना पोषण एवं आवश्यक पोषक तत्व जो है मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं। मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी पटल में पृथ्वी सबसे ऊपर पाई जाती है, भूपटल से सबसे ऊपर। तो इस सतह में पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए सभी जरूरी खनिज, पोषक तत्व एवं चट्टानों के कण मौजूद होते हैं। पोषक तत्व के रूप में मृदा, ह्यूमस, वायु, जल एवं सूक्ष्म जीवाणु उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पर आते हैं कि मृदा में जो ह्यूमस, वायु, जल एवं सूक्ष्म जीवाणु उपस्थित होते हैं वो मृदा है क्या, यह हम जानने का प्रयास करेंगे कि मृदा है क्या। मृदा जो है, ये मृदा जो आप जानते हैं, ये ह्यूमस जिसको कहते हैं ह्यूमस, मृदा में पेड़ पौधे, जीवों एवं अन्य सड़े गले पदार्थों के अवशेषों को ह्यूमस कहा जाता है। ठीक है ना। ह्यूमस है क्या? ह्यूमस के बारे में जानने का प्रयास करें। यही है ह्यूमस। ये जो है मृदा में पेड़ पौधे, जीवों एवं अन्य सड़े गले पदार्थों के अवशेषों को ह्यूमस कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे ह्यूमस क्या है। आगे आते हैं। अब मिट्टी के उपयोग हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि मिट्टी का उपयोग हम कैसे करेंगे। ये मिट्टी का उपयोग है। तो सलमा बोली, रीना तुम बताओ, तो मृदा के क्या क्या उपयोग है, मतलब मिट्टी के क्या क्या उपयोग है। तो रीना सोच में पड़ गई और कुछ देर बाद बोली, फसलों की खेती करने में और पेड़ पौधा, घास झाड़ियों को उगाने में, गृह निर्माण यानी घर बनाने में, मूर्तियां बनाने में, सभी प्रकार में मिट्टी का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं, कुछ नोट्स हैं, कुछ नोट्स के माध्यम से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। मिट्टी को अंग्रेजी में कहा जाता है सोइल यानी मृदा। तो भारत की मृदाओं का वर्गीकरण किया गया। भारत की मृदा जो है वर्गीकरण कैसे करते हैं? उत्पत्ति के आधार पर, रंग के आधार पर, संयोग तथा अवस्थित के आधार पर जो है मिट्टी का वर्गीकरण किया गया। मिट्टी का वर्गीकरण जो है, सबसे पहले है जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीट मृदा और वन्य मृदा। सबसे पहले जानने का हम प्रयास करेंगे कि मिट्टी जो है, मिट्टी शब्द की उत्पत्ति जो है, ये मिट्टी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फर्श। अब यह जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में जो है ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है।
या कछारी मृदा, जलोढ़ मृदा। इसको रेगुल मिट्टी किस नाम से जाना जाता है? काली मृदा। रेगुल मिट्टी को काली मृदा भी कहा जाता है। रेगुल मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र में। ये सब याद रखिएगा। ये कुछ नहीं, बस छोटी सी नोट्स है और इसके माध्यम से आप याद रखिएगा। मालवा पठार, जिनमें किस मृदा की आवश्यकता होती है? काली मृदा में। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार की जो है ये आपको पढ़ना है। अब आते हैं लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा जो है मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? लेटेराइट मृदा केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में पाया जाता है। लोहे की अधिकतम मात्रा, लोहे की अधिक मात्रा किसमें होता है? लोहे के कारण कौन सी मृदा किन दिनों अनुबरण की जाती है? लेटेराइट मिट्टी में जो है लोहे की मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है। अब आगे है, तो इसको हम बैक साइड चलेंगे। चंबल घाटी। चंबल घाटी में जो है का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया के हुआ है? अब नालिका पर्दन से। अब चाय के बगानों में, चाय के बगानों में, चाय की बगानों में जो है ये कौन सी मृदा पाई जाती है? चाय की बगानों में, ठीक है, लेटेराइट मृदा पाए जाते हैं। इस तरह के आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे चलिए, दूसरा नोट्स है। दूसरा नोट्स के माध्यम से आपको हम बता देते हैं। मिट्टी, भारत की मिट्टी, भारत की मिट्टी के बारे में कुछ हम जान लेते हैं। भारत के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहा जाता है। भारत के मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारत की मिट्टियां के 8 वर्गों में विभाजित किया गया, जो निम्न है। 8 वर्गों में विभाजित किया, लेकिन यहाँ पूर्ण रूप से 4 ही दिखा गया है। पहला है जलोढ़ मिट्टी। पहला क्या है? जलोढ़ मिट्टी। ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ से लाई गई? नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है, जो कि बाढ़ आता है तो बाढ़ में जो है बाढ़ के पानी के साथ आता है। इस मिट्टी में पोटास बहुलता है, कि पोटास की मात्रा अधिक है, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। यह क्या है? भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती है। मिट्टी भारत में लगभग यह जो है 22% है। 22% क्षेत्रफल यह क्या पाई जाती है। भारत संपूर्ण उत्तरी मैदान, तटीय मैदान जलोढ़ मिट्टी का बना है। यह 2 प्रकार के होते हैं, बांगर और खादर। बांगर मिट्टी, बांगर पुरानी मिट्टी को बांगर मिट्टी, इसको याद रखिएगा, पुरानी मिट्टी को बांगर मिट्टी और नई मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। याद रखने का तरीका है, अगर खाद डालेंगे तो मिट्टी न्यू हो जाएंगे, नया उपजाऊ हो जाएगा, इसे खादर कहेंगे, और बांगर मतलब पुराना मिट्टी। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी के बारे में हम इसको थोड़ा डिटेल से देखेंगे, ठीक है। काली मिट्टी, तो काली मिट्टी का जो है निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण विशाल चट्टानों की टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। मतलब आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की अधिकता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। इसको याद रखिएगा मेरे साथियों कि टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के उपस्थिति के कारण मिट्टी का काला रंग होता है। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। कार्बनिक पदार्थ जो है जिसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है उसे अधिक होते हैं। इस मिट्टी को रेगुल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और कपासी खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। यह कपास के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। आप लोग जानते हैं कि कपास से कपड़ा होती है। अब है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है अतः इसे काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें फसल अधिक होते हैं। कौन सा फसल बच्चों? तो कपास की खेती सबसे अधिक होती है। काली मिट्टी अन्य फसलों में गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि को उगाया जाता है। भारत में काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिण क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी जिला एवं आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्र तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के झेलम, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर तथा तिरुवल्लुवर जिले के अन्य स्थान की बूंदी एवं टोक जिलों में यह मिट्टी पाई जाती है। अब आते हैं लाल मिट्टी के बारे में। लाल मिट्टी के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। लाल मिट्टी, यह मिट्टी जो है लाल मिट्टी, इसका निर्माण
जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कांतित सेलों के विघटन एवं संयोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। सिलिका और आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। लाल मिट्टी का लाल रंग लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप में यह पीली दिखाई पड़ती है। जहाँ पर जल जो होता है वहां पर पीला दिखाई देता है, लेकिन यह लाल मिट्टी का लाल रंग लो ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, यहाँ तक जान गए हैं। इस मिट्टी में कपास, गेहूं, दालें व मोटे अनाज की कृषि की जाती है। यह भारत में मिट्टी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी भाग, छोटा नागपुर एवं पठारी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के उत्तरी पश्चिमी जिले, मेघालय की गारो खासी जयंतिया के पहाड़ी क्षेत्रों में, नागालैंड, राजस्थान, अरावली के पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के कुछ भागों में मिट्टी पाई जाती है। तो इस प्रकार जो है, इस प्रकार फिर अगला आ जाता है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण जो है मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। इसे आयरन एवं सिलिका की बहुलता पाई जाती है। सेलों की टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लेटेराइट, सफेद लेटेराइट तथा भूमिगत जलवायु लेटेराइट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ तक समझ गए होंगे। हमें इसमें यहीं तक हमें पढ़ना है। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। आगे चलते हैं। अब आगे कैसे चलना है सो देखिए, आगे भी बहुत अच्छा ढंग से बताया गया है। आइए तो हम आगे चलते हैं अब अपने विषय की ओर। कुछ बीच में नोट्स दिया गया था, नोट्स को अच्छा से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। अब इसी मिट्टी का उपयोग से जहां पर थे वहीं से हम अब आ जाते हैं। 5 नंबर में मिट्टी का उपयोग जो है खिलौने, ईंट खिलौने, गमला, घड़ी, सुराही, कपड़ा आदि बनाने में किया जाता है। सुखविंदर बोला अब मैं बताऊंगी। अब सुखविंदर क्या बोल रहे हैं कि मिट्टी के गिलास, दिया, कलश आदि बनाने में तथा मेर जानते होंगे, आरी का जो बीच दो खेत है, दो बीच के भाग का जो मेर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं आरी कहते हैं। ये किताबी भाषा में जो है मेर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेर बोला जाता है। बांध, तटबंध, कच्ची सड़क निर्माण में भी तो मिट्टी का उपयोग किया जाता है। अब है मृदा का निर्माण, मतलब मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी का निर्माण कैसे करना है वो आइए हम देखते हैं। मिट्टी का निर्माण, सुखविंदर ने कहा आखिर इतनी मिट्टी कैसे बनते कैसे हैं, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो सलमा बोली किसी स्थान की मृदा के निर्माण में वहां की उपस्थित मौलिक चट्टान क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल तथा समय का योगदान होता है। क्या क्या होता है मिट्टी के निर्माण में? सो देखिए, किसी स्थान की मृदा के निर्माण में वहां की उपस्थित मौलिक चट्टान क्षेत्र की जलवायु कैसी है, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल तथा समय का उपयोग होता है। ठीक है, अब आगे मृदा निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले मौलिक चट्टानें टूटती हैं। चट्टानें क्या होते हैं? टूटते हैं। टूटते हुए कणों के और महीन होने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। जैसे कोई चट्टान टूटा, वह बहुत ढेला जैसा चट्टान है, वह महीन होने लगेगा। मतलब टूटे कणों और महीन होने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। प्रक्रिया चलते रहते हैं। इसे लाखों, हजारों, लाखों वर्षों के बाद जो है चट्टानी टुकड़ा भौतिक एवं रासायनिक जैविक ऋतुक्षरण से महीन कणों में बदल जाता है, जो मृदा कहलाता है। जो क्या कहलाते हैं? मृदा कहलाते हैं। सामान्यतः 1 सेंटीमीटर मोटी सतह वाली मृदा के निर्माण में सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाते हैं। अगर 1 सेंटीमीटर हमें इसका निर्माण होगा तो सैकड़ों वर्षों यह लग जाता है। अब देखिए बच्चे क्या कहते हैं? रीना बोले बाप रे, मिट्टी बनाने की इतनी लंबी प्रक्रिया, मैं सोचती थी कि मिट्टी अपने आप बन जाती है। देखिए बच्चे हैं कैसे सवाल करते हैं, मतलब मिट्टी अपने आप बन जाते हैं। तो देखिए जैविक एवं रासायनिक ऋतुक्षरण, पेड़ पौधे में जीव जंतु के मानवीय क्रियाओं तथा जल की प्रक्रिया, चट्टानों का टूटना एवं गलना रासायनिक ऋतुक्षरण कहलाता है। कुछ देर पहले बताया थी रासायनिक प्रक्रिया से भी होता है मिट्टी का निर्माण। और भौतिक ऋतुक्षरण देखिए कैसे होता है। भौतिक ऋतुक्षरण, तापमान में उतार चढ़ाव, यहाँ की तापमान कैसा है, तुषार प्रक्रिया तथा चट्टानी परतों की फैलने सिकुड़ने से चट्टानों का टूटना भौतिक ऋतुक्षरण कहलाता है। भौतिक ऋतुक्षरण कहलाता है। अब देखिए
मिट्टी के विभिन्न स्तर बताया गया है, इसके माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए अ ब स द बनाया गया है और ये ह्यूमस, बालू एवं पंख, ऋतुक्षरित कण, मौलिक चट्टान, ये मौलिक चट्टान ये कहलाता है। और इसी के बारे में टोटल बताया गया कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। अब आते हैं आगे। सुखविंदर ने कहा है मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया काफी लंबी अवधि में पूरी होती है। इस दौरान मिट्टी 3 स्तर तैयार हो जाते हैं। इससे ऊपर को क्रमशः अ ब स स्तर एवं स स्तर कहा गया है। ऊपरी सतह अ में ह्यूमस की अधिकता होती है। ये ऊपरी सतह में जो है ह्यूमस की अधिकता होती है। ये देखिए ऊपरी सतह में ह्यूमस किसे कहते हैं आपको बता ही दिए, मिट्टी में सड़े गले पेड़ पौधे का अवशिष्ट पदार्थ को। ये जो यहाँ से बनाया गया ये ह्यूमस देखिए यहाँ तक है, इसको ह्यूमस कहा जाता है। क्योंकि पौधे के सड़े गले तो आया, सड़े गले पौधे का तो आ रहा है ना, इसे ह्यूमस कहा जाता है। अब स्तर 100 स्तर में ऋतुक्षरण से प्राप्त चट्टानी कण मिला करते हैं, जबकि सबसे निचले मूल चट्टाने होती है। ये स्तर 2 भी कहा जाता है। अब आते हैं मिट्टी के प्रकार। मिट्टी के प्रकार बता दिए हैं मेरे साथी, मिट्टी प्रकार बता ही दिया। अब फिर से हम जानने का प्रयास करेंगे अब अपने बुक के अनुसार मिट्टी के प्रकार। मीरा ने पूछा क्या सभी जगह मिट्टी एक ही प्रकार की होती है? सलमान ने कहा मैं बताती हूँ। मृदा निर्माण के कारकों में स्थानीय भिन्नता के कारण सभी जगह एक तरह की मृदा नहीं पाई जाती। मृदा वर्गीकरण के कई आधार होते हैं। उत्पत्ति, इस आधार पर मृदा को उर्वर एवं अनुवर्ण 2 भागों में बांटा जाता है। उर्वर और अनुवर्ण, मतलब उर्वर हो गया जो उपजाऊ मिट्टी होते हैं, अनुवर्ण हो गया जिस पर उपजाऊ नहीं होते हैं, बंजर भूमि, जिसे भूमि बंजर कहा जाता है। उर्वर मृदा उपजाऊ होते हैं, उर्वर मृदा क्या होते हैं? उपजाऊ होते हैं, जबकि अनुउर्वर मृदा में उपजाऊपन कम होता है। नदी घाटी क्षेत्रों मृदा उर्वर तथा पहाड़ी मरुस्थलीय क्षेत्रों की मृदा अनुवर्ण कहलाते हैं। देखिए उर्वरता के आधार पर मिट्टी 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 2 प्रकार की। कौन कौन? उर्वरता, उर्वर और अनुर्वर। उर्वर मिट्टी किसे कहेगा? जो मिट्टी उपजाऊ होते हैं उसे उर्वर मिट्टी कहा जाएगा, और जो मिट्टी उपजाऊ नहीं होते हैं उसे अनुर्वर मिट्टी कहलाएगा। अब गठन के या संरचना के आधार पर, गठन और संरचना के आधार पर मिट्टी के हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके आधार पर मृदा को बलुई मृदा, चिकनी मृदा एवं दोमट मृदा में बांटा गया है। बलुई मृदा में बालू और कले दोनों होता है, परंतु इसमें बालू का अंश अधिक होते हैं, और चिकनी मृदा में कले की अधिकता होती है, जबकि दोमट मृदा बालू और कले का मिश्रण लगभग समान अनुपात में होता है। अब रंग के आधार पर जो है इस मिट्टी पर लाल मृदा, काली मृदा, भूरा मृदा, बादामी मृदा में बांटा गया है। अब देखिए कौन कौन मिट्टी के प्रकार में बांटा गया है। अब देखिए मृदा के प्रकार में, ये मृदा के प्रकार है। ये उर्वरता के आधार पर मिट्टी 2 प्रकार के, गठन या संरचना के आधार पर मिट्टी 4 प्रकार की, इसको याद करना है। रंगों के आधार पर मिट्टी 3 प्रकार के, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और भूरी मिट्टी। ऐसे मिट्टी मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन मिट्टी होते हैं? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी मुख्यतः मृदा 6 प्रकार की ही होते हैं। अब भारत में मृदा देखिए कहाँ कहाँ पाया जाता है। इसको हम चित्र के माध्यम से इसको हम देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए भारतीय मृदा कहाँ कहाँ पाया जाता है। छोटा सा इसको हम छोटा कर देते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अब इसको आगे आते हैं। मृदा के भारतीय मृदा का वितरण था ये। थोड़ा ऊपर नहीं हो रहा है, इसको ऊपर थोड़ा हम कर देते हैं जिस आसानी से हम पढ़ा सके आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो सुरेश ने कहा कि भारत में जलोढ़ मृदा, काली मृदा,
सुरेश ने क्या बोला है कि भारत में जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, पीली मृदा, लेटराइट मृदा और मरुस्थलीय मृदा एवं पर्वतीय मृदा पाए जाते हैं। कितने प्रकार के हैं? 1 2 3 4 5 और ये 6, मुख्यतः 6 प्रकार की मिट्टी पाए जाते हैं भारत में। ये याद रखिएगा कौन कौन है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा एवं पर्वतीय मृदा। इसकी परिभाषा आप लोग खुद जान जाइएगा। जलोढ़ मृदा को 2 प्रकार है, बांगर मृदा और खादर मृदा, यानी कि और काली मिट्टी को रेगुल मिट्टी भी, काली मिट्टी को रेगुल मिट्टी भी कहा जाता है। लाल मृदा आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है और मरुस्थलीय मृदा जो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। पर्वतीय मृदा जो जहाँ पर पर्वतोत्तर पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते। जलोढ़ मृदा देश की सभी नदी घाटियों में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? सभी नदी घाटियों में पाई जाती है। उत्तर भारत का विशाल मैदान पूर्णतः जलोढ़ निर्मित है। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान, जिससे हम लोग बिहार में आ जाते हैं, ये उत्तर भारत का मैदान। नवीन जलोढ़ को खादर एवं पुराने जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। अभी कुछ देर बताए थे। जलोढ़ मृदा चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना एवं दलहन फसलों के लिए उपयुक्त है। काली मृदा एवं एल्युमिनियम और लो अयौगिक उपस्थिति के कारण काली होती है। किस कारण से होते हैं? काली मृदा एल्युमिनियम एवं लो यौगिक की उपस्थिति के कारण काली होती है। यहाँ तक समझ गए होंगे। यह मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कपास खेती के लिए क्या है? काली मृदा सर्वाधिक है। अब आगे है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में यह मृदा अधिक पाई जाती है। कौन मृदा? काली मृदा। लाल एवं पीली मृदा प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है। लोहे के अंश के कारण इस मृदा का रंग लाल होता है। जल में मिलने के बाद यह मृदा पीली रंग की हो जाती है। कैसी हो जाती है? यह पीली रंग की हो जाती है। ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू एवं फलों के उत्पादन के लिए सबसे अधिक होते हैं। यह मृदा उड़ीसा, झारखंड एवं मेघालय में पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी का निर्माण जो है निक्षालन की प्रक्रिया से होता है। निक्षालन की प्रक्रिया के कारण लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। यह मृदा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में मिलती है। मरुस्थलीय मृदा हल्के भूरे रंग की होती है, जो राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा एवं दक्षिणी पंजाब में यह मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पर्वतीय क्षेत्रों में। मृदा एवं अपर्दन के संरक्षण, मिट्टी को संरक्षण कैसे हम लोग करेंगे, यह भी ध्यान देने योग्य बात है। तो अब जो है इसको संरक्षण कैसे करेंगे? मीरा बोले कि मिट्टी के निर्माण में हजारों लाखों वर्षों लगते हैं, लेकिन नदियों का पानी हमें काफी मात्रा में मिट्टी बहाकर ले आती है। इस तरह तो धीरे धीरे सारी मृदा कट के समुद्र में चली जाएगी। कौन बोलते हैं? मीरा बोलती है। सना बोलती है पेड़ पौधे, झाड़ियां एवं घासों की जड़ी मृदा को पकड़कर रखती है, जिससे मृदा की अपर्दन नहीं होती है। अगर मिट्टी अगर कट रहे हैं तो हम क्या करेंगे? अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। पेड़ लगाने से क्या होता है? मिट्टी को बहाने से रोकते हैं। लेकिन पेड़ पौधे अधिक आदि के जड़ सहित कटने से वहां की मृदा ढीली पड़ जाती है, जिससे आसानी से अपर्दन हो जाते हैं। अपर्दन माने एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। मृदा अपर्दन की दर को प्रभावित करने में जलवायु, वनस्पति विस्तार, स्थल रूप, भूमि की ढाल एवं मानवीय क्रियाएं मुख्य उद्देश्य है। मृदा अपर्दन का कारण क्या है? उनको कहते हैं जलवायु। वहाँ की जलवायु कैसी है? बारिश अधिक होती है, कम बारिश होती है। वनस्पति विस्तार मतलब जंगलों की विस्तार कैसा है वहाँ? स्थल रूप कैसा है? ढाल है ज्यादा कि कम ढाल है? भूमि की ढाल एवं मानवीय क्रियाएं। मानवीय क्रियाएं क्या होता है कि मानव अपनी आवश्यकताओं की जो पूर्ति करते हैं, उसमें क्या करते हैं? पेड़ अधिक से अधिक काट देते हैं, जिसके कारण क्या होता है? वहाँ की मिट्टी एक जगह दूसरी जगह वहाँ चली जाती है। अब सुरेश ने कहा बिल्कुल ठीक, वनों की कटाई, पशुचारण, आकस्मिक तेज वर्षा, तेज पवने और वैज्ञानिक कृषि पर रहते बाढ़ के प्रभाव से मृदा का अपर्दन ज्यादा होता है। तेज हवा, तेज पवने या पानी के बहाव से मैदानी या चौरस क्षेत्रों में सतही अपर्दन होती है। अपर्दन तो समझ गए होंगे क्या होता है? अपर्दन जो होता है, ये मृदा अपर्दन का देखिए कैसे बताया गया परिभाषा के रूप में। प्राकृतिक या मानवीय कारणों से मृदा की परतों का विस्थापन, बहकर या उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना मृदा अपर्दन कहलाता है।
आप लोग समझ गए होंगे मृदा अपरदन कैसे कहलाएगा कि प्रकृति के मानवीय कारणों से मृदा की परतों का विस्थापन मतलब होता है पहुंचकर या उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना मृदा अपरदन कहलाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो जबकि उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में क्षुद्र नालिका एवं अवनालिका अपरदन होती है। मृदा अपरदन के कारण मृदा के मौलिक गुण एवं उर्वरता में कमी आने लगती है। इसका असर फलों एवं साग सब्जियों के उत्पादन पर पड़ता है। इसलिए मृदा संरक्षण के उपायों को अपनाना बहुत जरूरी है। कैसे अपनाना जरूरी है? मृदा संरक्षण के लिए हमें निम्न उपाय करने हैं। कैसे उपाय करना है सो देखिए। पर्वतीय क्षेत्रों में समुचित रेखीय खेती करना। समुचित रेखीय मतलब होगा सीढ़ी नुमा जो है खेती हमें करना है। ठीक है। आगे पर्वतीय ढलानों पर वृक्षारोपण, हम लोग वृक्षारोपण करेंगे। ठीक है, वृक्षारोपण करेंगे जिससे मिट्टी की बहाव कम हो जाएगा। बंजर भूमि पर घास लगाना, जहाँ पर बंजर भूमि है वहां पर अधिक से अधिक घास लगाएंगे, उसको जोतकर करेंगे जिससे वहां की मिट्टी का बचाव होगा। फसल चक्र तकनीकी को अपनाना, फसल चक्रण, जो एक बार में एक फसल उग रहा है फिर उसके बाद अगली फसल हम उसी में बो देंगे, वो फसल करते करते फिर अगला फसल तैयार होने लगेगा। ठीक है। जैविक खाद का प्रयोग, अगला है खेती के वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना। खेती को जो है वैज्ञानिक तरीके, जैसे वैज्ञानिक लोग कहते हैं उसी उस तरह खेती को हमें अपनाना। आगे जैविक खाद का प्रयोग, हम लोग उर्वर खाद का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि जैविक खाद का प्रयोग करेंगे। जैविक खाद से क्या होता है, मिट्टी की उर्वर शक्ति जो है बचे हुए रहते हैं। तो सुखविंदर ने बोल उठा चलो हम अपने मिट्टी के खिलौने को सूखने दे, लेकिन आगे से हम ध्यान रखेंगे कि मृदा एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसका हमें संरक्षण करना बहुत जरूरी है। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, बहुत अच्छे समझे होंगे। फिर आपको हम नेक्स्ट क्लास में जल संसाधन के बारे में बताएंगे, नहीं तो यह क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। बस छोटी सी अगला रहेगा जल संसाधन के बारे में हम लोग अच्छा से जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।